तो रिवर सिस्टम में हमारे पास जो भारत का ड्रेनेज सिस्टम है उसमें से जो लास्ट हिस्सा बचा है ये है पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय नदियाँ। और पेनिनसुलर रिवर्स में हमने नर्मदा को, ताप्ती को, इसको डिस्कस कर लिया था। अब इसमें जो बची हैं वो मुख्य नदियों में से है महानदी, उसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं साउथ वाली जो इसके अंदर है। महानदी इनमें से एक महत्वपूर्ण है। महानदी मूल रूप से भारत के जो है छत्तीसगढ़ हो गया, उसके अलावा जो है उड़ीसा हो गया, और इसके अलावा जो है इसके आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करती है। ये जो नदी है इसमें विश्व का सबसे लंबा डैम भी बना है जिसको हम हीराकुंड डैम के नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो है महानदी आ, एक तो पहले बाढ़ के लिए प्रसिद्ध थी, और इसके कारण जो है छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, इन हिस्सों में पहले कभी बाढ़ आती थी बहुत। तो उस बाढ़ को रोकने के लिए इस डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये स्वतंत्रता के बाद भारत के सबसे बड़े डैम प्रोजेक्ट में से एक है। इसमें जो है हीराकुंड डैम, दूसरा जो है भाखड़ा नागल डैम, तीसरा जो है टिहरी डैम। तो ये उनमें से बड़ा है, और ये जो डैम है ये मिट्टी से बना हुआ है। रॉक डैम, ये जो रॉक फिल डैम बोलते हैं, मैंने मिट्टी वाले बांध बने होते हैं। तो इसके कुछ फैक्चुअल पॉइंट हम कैसे डिस्कस करेंगे कि जो नर्मदा नदी है ये जो निकलती है ये सिहावा हिल्स है रायपुर में, रायपुर छत्तीसगढ़ में। वहाँ से निकलती है महानदी, और लगभग 851 किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद ही जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका जो कैचमेंट एरिया है, जिस क्षेत्र में जो है इसका अब पूरा जो है जल भराव रहता है, ये लगभग 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ये काफ़ी बड़ा एरिया हम इसके अंदर देख सकते हैं। और जैसे हम ये भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ भारत का जो है इसको हम जो है राइस बाउल के नाम से भी जानते हैं, धान का कटोरा। तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है पानी की उपलब्धता काफ़ी है। इस बांध में, इस नदी पर जो है दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एक तो हीराकुंड डैम है जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, और लगभग 4.8 किलोमीटर की लंबाई इस बांध के अंदर। उसके अलावा दूसरा जो है टिकार पारा, ये दूसरा जो है प्रोजेक्ट है इस नदी पर। इन प्रोजेक्ट्स को मुख्य रूप से जो है बाढ़ नियंत्रण के लिए जो है शुरू किया गया था, और बाद में जो है हम इसमें ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं। तो एक तो जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इनका इस्तेमाल होता है, दूसरा जो है इरिगेशन सिंचाई के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है, तीसरा जो बाढ़ आती थी उस क्षेत्र में उसको नियंत्रित करने के लिए। और इसी के कारण इसके इर्द गिर्द बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स या बहुत सारे जो है प्लांट्स भी इस्टेब्लिश हुए हैं, जिसमें जो है आयरन और स्टील प्लांट है, एल्युमिनियम प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स है, ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं इसके आसपास। उसके अलावा जो है इसका जो ड्रेनेज एरिया है ये कई सारे राज्यों को प्रभावित करता है, और इसके अंतर्गत जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इतने राज्यों तक जो है इसका जो है अपोहा तंत्र फैला हुआ है। इतने राज्यों में जो है इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा, ये जो महानदी है
ये जो है उस एरिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और इसके साथ बहुत छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, सहायक नदियाँ। तो इसमें जो है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट बैंक से जो मिलने वाली है इसमें, ये शिवनाथ, हंसदेव, मंद और आईबी, ये जो है इसके बाईं साइड से मिलती है। जबकि राइट, दाहिनी साइड से मिलने वाली जो है सहायक नदियों में जोंक, ओंग और तेल, ये जो है इसके राइट साइड से मिलने वाली नदियों के अंदर आते हैं। तो ये जो है महानदी का एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गया कि अगर हमें महानदी के बारे में जानना है तो लगभग क्या क्या जानकारी हमारे पास बेसिक रूप में इसकी होनी चाहिए। अब हम इसको अगर मैप वगैरह के साथ में देखेंगे तो किस तरह से आप देखते हैं, ये भारत का मैप हुआ और ये है यहाँ पर ये महानदी, ये पूरा जो आप रीजन देख रहे हैं ये महानदी का हिस्सा है। तो पर्टिकुलर अगर जो आपको जिला देखा जाए तो ये उड़ीसा का संबलपुर जिला है, जहाँ पर जो है इस नदी का मुख्य प्रभाव हम देखते हैं। और ये आप रेंज देख रहे हैं कि इस नदी के द्वारा कितना एरिया जो है प्रभावित रहता है। जैसे भी हम राज्यों की बात कर रहे थे कि कौन कौन से राज्य तक इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है फैला हुआ है, महानदी। और यहाँ पर जो है ये जो है झील जो इसके नीचे भी बनती है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जिसको आप क्या कहते हैं, है चिल्का, उड़ीसा में। और ये हो गया जो है छत्तीसगढ़ का मैदान, ये हो गया रायपुर। तो ये इस तरह से निकलती है ये, और फाइनली जो है बे ऑफ बंगाल में जो है गिरती है। अगर हम इसका बेसिन देखेंगे कि कहाँ पर जो है इसका बेसिन बनता है, तो ये मुख्य रूप से इस नदी का जो है बेसिन क्षेत्र है कि, और ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी जो इसके साथ में मिलती है। और इतने एरिया में लगभग जो है ये नदी प्रभाव रखती है। तो ये भारत के मैप के हिसाब से आप ये देखेंगे, इसको ही अगर आप बड़ा करके देखेंगे तो ये होगा। ये यहाँ पर बना हुआ है हीराकुंड डैम, ये संबलपुर जिला है उड़ीसा का। तो हीराकुंड रिजर्वायर, ये पूरा इसमें रिजर्वायर है। ये जो हीराकुंड बांध है, हमने कहा था कि लंबाई के हिसाब से ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। लगभग जो है 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई बैठती है। और ये दो पहाड़ियों के बीच में बना है। ये जो डैम वगैरह बनते हैं ज़्यादातर पहाड़ियों के बीच में बनते हैं। तो लक्ष्मी, दुर्ग और एक दो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, उनके बीच में जो है ये बांध बना है। इस बांध के ऊपर जो है दो प्लेटफॉर्म भी बने हैं जिससे उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक तो गांधी मंच है और एक नेहरू मंच है, जवाहरलाल नेहरू मंच, उन दोनों के नाम से दो प्लेटफॉर्म बन रखे हैं इसके ऊपर। और ये जो आ, बांध है, ये दोनों तीनों चीज़ों के लिए जो है बाढ़ नियंत्रण करना, साथ में जो है सिंचाई कार्य करना, और इसके साथ में एनर्जी प्रोडक्शन। और इस तरह से इसकी लेंथ है, ये पूरा जो है लंबाई इसकी जो है विश्व में सबसे ज़्यादा बैठती है। ये जो इसका जो पूरा एरिया बनता है, वैसे तो जो है इसका ड्रेनेज बोलते हैं हम कि 83,900 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास पूरा एक बेसिन बनता है इसके द्वारा। परंतु जो टोटल एरिया जाता है वो 1,33,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में बैठता है। ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा है, और जो श्रीलंका का पूरा एरिया उसके दुगने के आसपास बैठता है। तो इतना बड़ा एरिया इस बांध के द्वारा वहाँ पर होता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में जो नेहरू जी का जो विजन था वो था कि बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना, और बड़ी परियोजनाओं से फिर जो है छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा
सपोर्ट मिलेगा या ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिल्ट्रेशन थ्योरी जो ये कंसेप्ट था वो, हालांकि महात्मा गांधी का कंसेप्ट उससे अलग था। वो जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहते थे, छोटे छोटे उद्योगों को, ग्रामीण उद्योगों को। नेहरू इसके उलट बड़े उद्योगों को जो है प्रमोट, इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद जो है सीधे ये जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने थे। और उसमें हीराकुंड डैम था, 1953 के आसपास इसका शुरुआत हो गया था। और 55 में इसने काफ़ी कुछ काम इस पे शुरू हो गया था। 66 में इसमें प्रोडक्शन शुरू हो गया था, यानी बिजली का उत्पादन और बाकी काम इसके अंदर स्टार्ट हो गए थे। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था भारत का। तो ये जो है हम महानदी और उसके इर्द गिर्द का हिस्सा देखते हैं। इसके साथ में जो है ये एक और नदी है, स्वर्ण रेखा रिवर। तो ये जो स्वर्ण रेखा रिवर है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये जो नदी निकलती है रांची, रांची यानी जो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में, वहां से ये नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा रिवर। और इसका जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इसका जो है सिंह भूमि, झारखंड में पड़ता है। ये काफी महत्वपूर्ण एरिया है सिंह भूमि, और ये कई सारी चीजों का, खनिजों का जो है क्षेत्र माना जाता है सिंह भूमि। दूसरा जो है उड़ीसा का जो है उड़ीसा का एरिया है मयूरभंज, ये भी कई सारे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसका एरिया वहाँ भी आता है। और तीसरा है पश्चिम बंगाल का मिदनापुर, ये एरिया भी जो है कई सारे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो स्वर्ण रेखा नदी है, इसका जो क्षेत्र है ये इन तीन राज्यों को प्रभावित करता है, जिसमें झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। जब ये क्वेश्चन को ज़्यादा टिपिकल करेगा, कठिन बनाएगा, मुश्किल बनाएगा, तो तब इस तरह के कंपैरिजन यहाँ पर रहेंगे। और ये जो नदी है, इसकी लंबाई लगभग 395 किलोमीटर के आसपास जो है ये इसकी लंबाई बढ़ती है। जबकि इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया, ये 19,500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास रहता है। यानी जब कोई नदी किसी जगह से बहती है तो उसके आसपास के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है वो, और वो पूरा का पूरा एरिया उससे जो है बेनिफिट लेता है या उसका लाभ रहता है। तो स्वर्ण रेखा नदी ये जो है इस क्षेत्र में दूसरी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। अगर आप इसको इंडिया के मैप के साथ में देखेंगे तो ये है स्वर्णरेखा नदी, और ये इसका यहाँ पर ये डायरेक्शन हो गया। फाइनली ये भी जो है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमारे पास जो है सिविल में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो दोनों ढंग से रहते हैं। एक, या तो मैप पे क्वेश्चन पूछ सकता हो, दूसरा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, तीसरा कंपेयर करके जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारे पास हर तरह से उसके जवाब होने चाहिए, और ये जवाब बनाने से बनते हैं, कंपेयर करके निकालने से बनते हैं, खुद से नहीं होते हैं। किताब में तो एक ही जैसी सूचना होती है सबके लिए, हर कैंडिडेट के लिए एक ही जैसी इन्फॉर्मेशन है। बट जिस भी कैंडिडेट ने उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स किया है, अतिरिक्त प्रयास किया है, वो उतने अतिरिक्त क्वेश्चनों के जवाब भी वहाँ से निकाल सकता है। इसी को कहते हैं कि हमने कहते हैं कि पढ़ाई के साथ में गुणन करना, यानी चिंतन मनन करना, तब जाके ये चीज निकलती। ये हो गया स्वर्ण रेखा नदी। और इसके जो है कुछ और फैक्टों पे जाएंगे तो मूल रूप से ये नदी निकलती है झारखंड से, और इसमें जो है एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है, ये हुंड्रू जलप्रपात है, इसमें फॉल्स है इसमें। इसके अलावा इसमें एक बांध भी बना हुआ है, और ये है चंदिल दाम। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी इसमें ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसमें जो है खाराकाई, कांची और कराई, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये इसका एरिया आप देखेंगे, ये इस जगह पर इसको अगर हम बड़े करके देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा है जहाँ ये स्वर्ण रेखा नदी का
प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो ये सुवर्ण रेखा। अब भारत में जो है पेनिनसुलर इंडिया की यानी दक्षिण भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं और इनमें सबसे ऊपर की तरफ मिडिल में हमें मिलेगी गोदावरी, उससे नीचे मिलेगी कृष्णा और उससे और नीचे मिलेगी कावेरी। ये साउथ इंडिया की 3 बड़ी नदियां हैं। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में जो है गंगा को सुनते हैं, ब्रह्मपुत्र को सुनते हैं और पश्चिम की तरफ जो है इंदस सिंधु को सुनते हैं। इसी प्रकार से पेनिनसुलर इंडिया में यानी प्रायद्वीपीय भारत में इन नदियों का एक बड़ी भूमिका है। गोदावरी ये जैसे उत्तर भारत में जो है पवित्रता के हिसाब से, स्पिरिचुअलिज्म के हिसाब से गंगा का वैल्यू है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में इन नदियों की भूमिका है। तो जैसे भारत जो है स्पिरिचुअल कंट्री है, धार्मिक और कई सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो होती हैं, नदियों की भूमिका उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उत्तर भारत में जैसे गंगा का रोल रहता है, इसी प्रकार से दक्षिण में इन नदियों का रोल है। तो गोदावरी नदी की कुछ विशेषताओं में जाएंगे तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसे नॉर्थ इंडिया में हम कंपेयर करते हैं तो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर इस सबसे लंबी नदी के अंतर्गत जो है आती है, जो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट से निकलेगी और वहाँ से बहते हुए ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट में जाएगी और फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो इस नदी को जो है साउथ में बृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये इसका एक नाम है जो कई बार हमारे लिए क्वेश्चन भी आया है कि बृहद गंगा कौन सी है साउथ की। अगर हम इसका ओरिजिन देखेंगे कि निकलती कहाँ से है ये गोदावरी, तो ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियाँ हैं, ये नासिक महाराष्ट्र के पास है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है ये नदी और तब जो है ढलान के साथ होते हुए ये जो है आगे बढ़ती है आंध्र प्रदेश से होते हुए और फाइनली जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये त्र्यंबकेश्वर ये जो है वेस्टर्न घाट यानी सह्याद्री का एक हिस्सा है। उसके अलावा इस नदी के जैसे हम सुनते हैं कि भारत में कुंभ मेला, आजकल कुंभ मेला चल रहा है। कुंभ कहाँ हो रहा है आजकल? प्रयागराज। 4 कुंभ होते हैं भारत में और उसमें से एक तो प्रयागराज है जहाँ पर जो है गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है। इसी प्रकार से दूसरा जो है उत्तराखंड में होता है, हरिद्वार में, और वहाँ पर भी क्या है? गंगा। तीसरा कुंभ कहाँ होता है? नासिक महाराष्ट्र में, और वहाँ पर ये वाली नदी है। और चौथा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उज्जैन, और वहाँ पर कौन सी नदी है? शिप्रा। तो ये 4 नदियाँ हैं जिनके किनारे भारत के बहुत बड़े और सबसे बड़े जो है धार्मिक आयोजन होते हैं जिनको हम कहते हैं कुंभ। तो ये नदी जो है इसकी भी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं और ये सारी जो है कई सारे राज्यों से होकर के कई सारे राज्यों को प्रभावित करते हैं, जिसमें महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। इतने राज्यों पर इस नदी और इसकी सहायक नदी का प्रभाव है। तो इतने एरिया को जो इफेक्ट करके रखती है। ये एनालिटिकल क्वेश्चन जो है यहीं से जोड़ के बनाते हैं। ये जब इनको क्वेश्चनों को जो है घुमाना होता है, ट्विस्ट करना होता है और कंसेप्ट बेस पे ले जाना होता है, तो फिर क्वेश्चनों को ऐसे घुमा के रखा जाता है कि कहाँ कहाँ से किधर किधर से सारी ट्रिब्यूटरी फाइनली इसमें आ रही है। इसकी जो लंबाई बैठती है गोदावरी की वो 1465 किलोमीटर के आसपास ये बैठती है और इसका जो कैचमेंट एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र, ये करीब 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतने बड़ा हिस्सा जो है जल ग्रहण से है। इसकी अगर आप एग्जैक्ट सहायक नदियों में देखेंगे तो ये पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजारा,
ये इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से आती है। और एक तो जो है भारत में नॉर्थ इंडिया में बनता है डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। और भारत का जो दूसरा बड़ा डेल्टा बनता है, ये दूसरा बड़ा डेल्टा पेनिनसुलर इंडिया में बनता है। और इसमें जो दो नदियां हैं, एक तो ऊपर से गोदावरी है और गोदावरी के नीचे से है कृष्णा। इन दोनों नदियों के द्वारा जब जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो वहां पर दूसरा डेल्टा बनता है। ये डेल्टा काफी उपजाऊ है। तो जैसे नॉर्थ इंडिया में जो है फसलों का जो उत्पादन मुख्य रूप से हम देखते हैं गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में देखते हैं, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, फसलों का, अनाजों का उत्पादन होता है, वो इसी डेल्टा रीजनों के अंदर होता है। और डेल्टा हमने पीछे भी समझाया था कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ हिस्सा होता है। उपजाऊ हिस्सा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है नदियाँ अपने साथ बहा करके जितना भी चीज़ें लाती हैं वो एक जगह पे छोड़ देती हैं। इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, खनिज, और इसलिए ये हिस्से हमेशा उपजाऊ होते हैं। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारत में फसलें कहाँ होंगी ज़्यादा, अनाज कहाँ होंगे ज़्यादा और क्यों होंगे ज़्यादा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कहाँ पर क्यों जो एक चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो है एक डेल्टा का भी निर्माण करती है। अगर आप इसे मैप के थ्रू देखेंगे तो ये है, ये नदी, ये पूरा का पूरा आपका जो है वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट। ये यहाँ पर जो है यहाँ से निकलती है गोदावरी, और ये फिर जो है ये ऐसे आगे बढ़ते हुए फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये पूरा हिस्सा बनता है यहाँ पे डेल्टा, ये पूरा हिस्सा। यहाँ से जो है ये कृष्णा आ जाएगी इसके नीचे से, ये कृष्णा नदी, और तब कृष्णा गोदावरी डेल्टा। भारत में जो है पेट्रोलियम उत्पादों का भी एक्सप्लोरेशन इसके आसपास हो रहा है। तो भारत में जो पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम ढूंढते थे, वो आसाम वाले हिस्से में जो है हमने एक्सप्लोर किए स्टार्टिंग में, कि जहाँ से जो है इसका मैदान शुरू होता है वहाँ पर। और उसके बाद जो है गुजरात, और गुजरात में जो कोस्टल एरिया वहाँ पर। अब जो नए क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का खोज कर रहा है या निकाल रहा है, उसमें कृष्णा गोदावरी बेसिन भी एक है। और ये ऐसा ऐसा है जहाँ पर प्राइवेट कंपनियां भी जो है भारत में एक्सप्लोर कर रही हैं। पहले तो भारत में जो है ओएनजीसी करती थी, सरकारी कंपनी। सरकार, उसका काम क्या था, खोजना और निकालना, और उसके बाद जो है उसको बाकी दूसरी कंपनियां बना करके बेचती हैं बाजार के अंदर। बट अब रिलायंस भी जो है इस पे है। तो रिलायंस ने भी इस एरिया में जो है कई सारे जो है पेट्रोलियम क्षेत्र ढूंढे हैं। तो ये एरिया आने वाले समय में काफ़ी उपयोगी हो सकता है। या फिर जैसे हमारे पास नेचुरल गैस, ये जो गैस होती है, उसको भी एक्सप्लोर करने का हिस्सा होता है। और ये जो खनिज होते हैं, खासकर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, ये कहाँ मिलेंगी हमें? ये हमेशा एक ही जगह मिल सकती हैं, जो कभी नदी या समुद्रों के किनारों का हिस्सा होता है। क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो है हजारों साल पहले जो जीव जंतु मरते हैं, गलते हैं, सड़ते हैं और किसी एक जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं, उन्हीं के प्रोसेस के बाद जो है हमें क्या मिलता है, ये क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। कार्बन होता है इसमें मुख्य रूप से। और फिर हम उसको निकाल करके उसे प्रोसेस करके फिल्टर करके फिर हम अलग अलग चीज़ें उसमें से बना लेते हैं। पेट्रोल सबसे बढ़िया किस्म का आता है उसके अंदर, क्योंकि उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन अलग होगा। फिर डीजल उससे थोड़ा और कम, उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कम होगा। फिर उससे नीचे और सबसे लास्ट में चारकोल जो सड़क बनती है। तो इन तमाम चीज़ों में जो है, तो ये हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। तो ये जो है इसका एरिया हो गया। और ये जो है वेस्टर्न घाट पूरा, पश्चिमी घाट करीब करीब 1600 किलोमीटर लंबा। और ये आप देख रहे हैं ये गोदावरी नदी। और ये फिर ये पूरा का पूरा जो है ईस्टर्न घाट। और इसी जगह पर जो है एक महत्वपूर्ण जो है डेल्टा भी बनता है, जब ये बंगाल की खाड़ी में अपना आप जल गिराती है।
इसी के फिर जो नीचे दूसरी नदी आती है यह है कृष्णा नदी, और ये पेनिनसुलर इंडिया की दूसरी महत्वपूर्ण नदियों में आती है। अगर हम इसमें फैक्चुअल जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें खास मिलेंगी इसमें। सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी आती है, महत्वपूर्ण नदी है। निकलती कहाँ से है ये, तो ये जो है सह्याद्री, सह्याद्री या हम उसको किसको वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं। तो सह्याद्री और महाबलेश्वर पहाड़ हैं महाराष्ट्र में, वहां से जो है निकलती है ये कृष्णा रिवर मूल रूप से। इसकी लंबाई करीब 1401 किलोमीटर के आसपास है, और इसका जो कैचमेंट एरिया है जल ग्रहण क्षेत्र की, कितने एरिया में जो है ये जल ग्रहण क्षेत्र करती है, ये करीब करीब 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर आता है। और अगर हम इसमें राज्यों के हिसाब से जाएंगे कि कौन से राज्य में इसका हिस्सा कितना कितना बैठता है, तो महाराष्ट्र में 27% आता है इसका, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है 44%, तेलंगाना में 29%, और बाकी जितना बचा आंध्र प्रदेश। तो इतने एरिया में इसका जलग्रहण क्षेत्र रहता है कृष्णा नदी का। और इसकी कई सारी सहायक नदियाँ भी हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, वो नदियाँ जो आती हैं अपने नाम से, बाद में फिर किसी और में मिल जाती हैं, और तब हम उसको उसके नाम से नहीं जानते हैं, बल्कि जिसमें मिल गई हैं उसी के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सहायक नदियाँ। तो इसमें जो है कोयना, तुंगभद्रा, मूसी, घाट प्रभा, मलप्रभा, दूध गंगा और भीमा, ये सारी जो है इसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा नदी की। और गोदावरी और कृष्णा जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। तो ये जो है कृष्णा नदी के से संबंधित जो है पार्ट हो गए हैं कि कृष्णा नदी की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर इसको आप जो है मैप के थ्रू देखेंगे तो क्या है कृष्णा नदी की स्थिति, ये है कृष्णा नदी महाबलेश्वर, ये हो गया, और ये फिर यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ गई है। और ये इसमें जो है कुछ जगह भी है महत्वपूर्ण, जैसे इसमें अमरावती। ये अमरावती कौन सी आजकल क्यों इसका ज़्यादा महत्व अमरावती का, अमरावती किसकी कैपिटल है, आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई है। उसके अलावा जो है विजयवाड़ा, ये महत्वपूर्ण जो है शहर है। नागार्जुनकोंडा, ये जो है इस नदी के इर्द गिर्द की स्थितियाँ हैं। और ये फिर फाइनली बंगाल की खाड़ी में। इसमें आप इसकी सहायक नदियों को देख रहे हैं, तो ये तो मूल रूप से जो है कृष्णा नदी हो गई है ये, और इसमें फिर लेफ्ट एंड राइट साइड से आप किसकी सहायक नदियों को भी देख सकते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन को ज़्यादा जटिल बना दे तो ये भी कह सकता है कि लेफ्ट साइड से कौन सी नदियाँ इसमें जुड़ती हैं, राइट साइड से कौन सी नदियाँ जुड़ती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो है राइट साइड से कोयना, ये पंचगंगा, घाट प्रभा, मल प्रभा, और इधर से जो है ये तुंगभद्रा, ये सारी जो है इसमें ऐड हो रही है। और ऊपर की तरफ से आप देख रहे हैं ये भीमा आ गई, इसमें दिंदी आ गई है, हलिया आ गया है, मूसी आ गया है, मुनेरू आ गया है, और फिर फाइनली जो है बंगाल की खाड़ी में गिर गया। तो ये भी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे कि बाईं तरफ से कौन सी नदी आ रही है और दाहिनी तरफ से कौन सी नदी आ रही है। और उसके अलावा जो है इसमें ये जो हमने कहा था, ये इस तरह से भी इसका मैप देख सकते हैं। और ये जो है इसमें एक नागार्जुन सागर डैम भी बना है इसमें महत्वपूर्ण, नागार्जुन सागर डैम, श्री सैलम डैम, ये इसमें महत्वपूर्ण डैम के रूप में इनका निर्माण है। तो इस तरह से जो है ये दूसरी महत्वपूर्ण नदी हो गई पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन डाउट?
और ये है वो डेल्टा जो ये दोनों नदियां जो है यहाँ आकर के बनाती है। तो आप पूरे मैप में तो देखेंगे यहाँ पर बनता है ये डेल्टा, और इस डेल्टा को जब हम विस्तार से देखेंगे तो ये पूरा इस तरह से डेल्टा बनता है। तो ये जो नदियां हैं ये आकर के अपने साथ लाए हुए पूरे हिस्से को इन जगहों पर छोड़ देती हैं, और ये पूरा हिस्सा जो है ये बहुत उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है, और यहाँ पर जो है आ, अनाजों का उत्पादन बड़ी अच्छी मात्रा में हो सकता है, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है इसमें जो है जल को रोकने की ज़्यादा क्षमता होती है, और इसलिए जो है इसमें जो है उत्पादन काफ़ी बड़ी मात्रा में रहता है। तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा जो कृष्णा, गोदावरी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया जाता है। तीसरी और लास्ट महत्वपूर्ण नदी है पेनिनसुलर इंडिया में कावेरी। कावेरी को भी इसकी भूमिका गंगा की तरह है साउथ में। तो कावेरी जो नदी है इसकी जो उत्पत्ति है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, तो वहां से निकलती है ये कावेरी नदी, और ये भी वेस्टर्न घाट का हिस्सा हुआ यानी पश्चिमी घाट। ये जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं ये हाइट काफ़ी यहाँ पे, और एक करीब 1341 मीटर की हाइट है यहाँ पे। तो वहाँ से निकलती है ये कावेरी नदी, और लगभग 800 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, यानी स्पिरिचुअलिज्म के हिसाब से, पवित्रता के हिसाब से इसकी भूमिका वैसी है जैसे उत्तर भारत में गंगा की है, इसीलिए इसे जो है गंगा ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। उसके अलावा ये जो बहती है ये पूरे साल भर बहती है, और लगभग पूरे साल भर इसमें पानी रहता है। तो पूरे साल भर पानी क्यों रहता है इसमें? क्योंकि जो ये पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, ये नदियां मुख्य रूप से बारिश के पानी से जो है चलती हैं, और जो नॉर्थ इंडिया की जो नदियां हैं जिसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंदस है, ये ग्लेशियर और स्नो के पिघलने से बनती हैं। इसलिए नॉर्थ इंडिया की जो नदियां हैं वो पेरिनियल रिवर बोलते हैं, मेरे को सदाबहार नदियां, पूरे साल भर उसमें पानी है। जबकि साउथ और पेनिनसुलर रीजन की जो नदियां हैं उनमें बारिश के टाइम पे तो पानी ठीक होता है, बाकी टाइम पे काफ़ी कम हो जाता है। बट ये एकमात्र नदी है साउथ इंडिया में जिसमें लगभग पूरे साल भर वैसे ही पानी है जैसे उत्तर भारत की हिमालय वाली नदियों का पानी है। ऐसा क्यों, क्या कारण है ऐसा? तो इसके दो कारण है। पहला, एक तो जब मानसून आता है भारत में तो सारी नदियों को, सारे ग्लेशियर को पानी मिलता है बर्फ के रूप में, बारिश के रूप में, तो तब तो पानी सभी जगह पर होता है। इसको हम जो है नॉर्थ वेस्टर्न मानसून बोलते हैं, या समर सीजन का पीरियड हो गया जब बरसात का सीजन होता है भारत में। दूसरा, फिर ये जो मानसून है, जो साउथ वेस्ट मानसून समर में ऊपर आता है, ये फिर विंटर में वापस जाता है, दक्षिण में वापस निकलता है ये मानसून की हवाएं, और जब ये वापस जाती हैं तो तब ये वापस जाते हुए बाकी भारत के हिस्से में तो बारिश नहीं करते हैं, परंतु एक ही जगह पे करते हैं, और वो एक जगह है इसमें तमिलनाडु वाला हिस्सा। तो विंटर मानसून के कारण तमिलनाडु वाले हिस्से में बारिश होती है। और ये बारिश क्यों होती है? क्योंकि जब ये वापस जाती हैं तो ये बंगाल की खाड़ी से वापस निकलती हैं हवाएं, और ये बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर ले लेती हैं, नमी ले लेती हैं, और वो इसमें फिर पानी की संभावना बढ़ा देता है। तो जब ये जो है नीचे तमिलनाडु वाले हिस्से में पहुंचती है तो वहाँ बहुत बारिश होती है। तो हम हमेशा सुनेंगे कि दिसंबर के महीने में बाढ़ आती है तमिलनाडु में, बाढ़ दिसंबर में, जबकि बाकी जगह तो बारिश ही नहीं हो रही। तो ये लौटता हुआ मानसून है, तो इसलिए लौटते हुए मानसून के कारण भी इस नदी को क्या मिलता है? पानी। और समर के कारण तो मिलता ही है, तो दोनों मानसूनों से इसे पानी मिलता है, जिसके कारण इस नदी में हमेशा पानी रहता है। तो ये दो रीजन है इसमें। पहला, साउथ वेस्ट मानसून, इसका जो अपर कैचमेंट एरिया है वहाँ पर जल हासिल हो जाता है, और जब मानसून लौटता है जिसको कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये लोअर कैचमेंट एरिया है जो इस नदी का, उसको पानी मिल जाता है। तो पूरे साल भर इसमें पानी मिलेगा हमें,
तो अगर वो कारण पे जाएगा कि क्यों कावेरी नदी में पूरे साल भर लगभग पानी मिलता है जबकि बाकी पेनिनसुलर नदियों में पानी नहीं है, तो तब हमें ये रीजन देना पड़ता है। इसके अलावा इसकी जो है इसका बेसिन कहाँ कहाँ पर कितने एरिया में फैला है, तो लगभग 3% तो केरल में है, उसके अलावा कर्नाटक में 41%, तमिलनाडु में 56%। और ये जो राज्य हैं, चूंकि ये पानी वाली नदी है तो इनका पानी के लिए झगड़ा भी होता रहता है। तो भारत में सबसे विवादित नदियों में से एक है कावेरी नदी। इसमें खासकर जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में लगातार झगड़ा होता है, और कर्नाटक कहता है कि हम ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, तमिलनाडु कहता है कि हम ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, और इनका जो झगड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट तक आ रखा है। इसके लिए एक ट्रिब्यूनल भी बनी थी, जिसको हम कावेरी ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं, ताकि वो झगड़ों को निपटा सके। परंतु परमानेंट भारत में इन नदियों का झगड़ा निपटना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हर कोई क्लेम करता है। और दूसरी, ये नेचुरल सोर्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कर्नाटक से अगर नदी निकलती तो सारा पानी कर्नाटक ही रोक लेगा और तमिलनाडु को नहीं मिलेगा। ऐसा तो देशों के बीच में भी नहीं होता है। जैसे भारत से जो नदियाँ निकलती हैं, जिसमें इंदस है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, और ये फिर कहाँ बहती हैं, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान भी क्लेम करता है। तो ऐसे ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत यानी चाइना की तरफ से निकलती है और हमारे यहाँ आती है। तो अगर वो पानी रोक दे सारा, तो इसके लिए कई सारी ट्रीटियाँ संधियाँ होती हैं। इसलिए न तो कोई एक देश रोक सकता है पानी, न एक राज्य रोक सकता है। जो उनका नेचुरल रास्ता है वहाँ से उसे जाना ही होता है। तो उनमें से एक है। उसके अलावा इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, सहायक नदियाँ, ये है काबनी, भवानी, हेमवती, अर्कावती और अमरावती। ये इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों में से महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो ये है कावेरी नदी। इसको आप, उसके अलावा इसमें जो है शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीप भी हैं इस पर बने हुए। और उसके अलावा इसका जो ड्रेनेज ये है, इसको हम राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में जो है ये धान का क्षेत्र मुख्य रूप से है, जहाँ पर मुख्य रूप से धान ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे पानी काफ़ी है, गर्मी काफ़ी है, जो दोनों जो है पैडी प्रोडक्शन के लिए सबसे उपयोगी है। और अगर आप इसको मैप के थ्रू देखेंगे तो ये इसका एरिया आ जाता है। ये कर्नाटक इस तरह से निकल रही है, और ये फिर जो है ये फाइनली जो है यहाँ पर गिर गई है बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत। तो ये इसका जो है एरिया की कहाँ कहाँ से होके जाती है। तो हमें दोनों तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ और कौन कौन सा इससे प्रभावित, और फिर इसके साथ ट्रिब्यूटरीज हैं जो हमने उसमें बता रहे थे, ये सारी इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत आएंगी। तो ये है भारत में पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय नदियों का भाग। इसमें से आपको दोनों चीज़ें, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कंसेप्चुअल, और प्लस जो उसमें मैप के थ्रू हम उसको समझ सकते हैं, वो सारा हिस्सा इसमें आपने देख लिया। क्लियर है? तो रिवर सिस्टम तो ये पूरा हो गया है। कल से हम इस पे क्लाइमेट वाले हिस्से पे आ जाएंगे कि जो जलवायु है वो कैसी कैसी है कैसी बनती है, क्या उसके रीजन है, किस चीज़ों से जो है भारत की क्लाइमेट डिसाइड होती है, और फैक्टर्स कंपोनेंट जो आज के हिसाब से हैं जो है क्लाइमेट चेंज और बाकी सारी चीज़ों पर है, वो हम इसके अंदर डिस्कस करें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट है किसी को तो पूछिए।